नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। सीएम योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य अटल है, सपा के गढ़ में खिलाएंगे कमल। जी हां, ये तैयारी है सीएम योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी की टीम की। उनका कहना है, उनका मानना है और मैराथन तैयारी भी है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाई जाए। अब सवाल यह है कि कौन से गढ़ हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी का बताया जा रहा है। दरअसल अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो बीजेपी हालांकि 2017 से अब तक बेहतर परफॉर्म कर रही है, लेकिन सीटें कुछ कम हुई हैं। 2017 के बाद अगर हम बात करें 2022 के विधानसभा चुनावों की, तो सीटों का आंकड़ा कम हुआ है। चिंता का विषय बीजेपी का यह है कि कुछ 61 के करीब ऐसी सीटें हैं जहां पर कंटिन्यूस 3 विधानसभा चुनाव जो है बीजेपी हारती आ रही है। अब वहां पर जो है दबदबा है समाजवादी पार्टी का। किस तरीके से समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाई जाए, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या तैयारी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह की तैयारी है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2017-2022 के विधानसभा चुनावों की। सीटों में कमी आई है, लेकिन कुछ 61 सीटें ऐसी हैं जहां पर 3 बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खासकर कुछ सीटें जो पूर्वांचल, अगर आप कहें कि पूर्वांचल कुछ अवध का हिस्सा, वो क्षेत्र जो है वो जाति समीकरणों के हिसाब से जो जाति राजनीति करने वाले दल थे, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी चाहे समाजवादी पार्टी, उनके लिए वो सीटें अत्यंत जो है आसान रही हैं। आप अगर जिले की बात करें तो अंबेडकर नगर हुआ, आजमगढ़ हुआ, गाजीपुर, जौनपुर, कुछ ऐसे जिले हैं जहां से लगातार जो जाति राजनीति रही, क्योंकि जो जाति समीकरण है वहां पे वो जो पिछड़ा वर्ग है, जो अनुसूचित वर्ग है, उनकी डोमिनेंस है, उनका प्रभुत्व है जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखें तो। लेकिन ये राजनीति 2014 के बाद से कहीं न कहीं विफल होती हुई दिखाई दी। 2014, 2017, 2022 या 2024 में वापस ऐसा लगने लगा कि फिर ये जाति राजनीति कहीं न कहीं वापस आ रही है। और जो ये एक कहें आप झटका लगा भारतीय जनता पार्टी को, उसकी जो चुनावी रणनीति को, उसको, और ये वही सीटें हैं जहां पे जो सामाजिक रूप से जो सामाजिक पायदान है उस पे जो नीचे के तबके के लोग हैं उनका बहुमत है। और ऐसे में अगर जाति राजनीति जब भी सफल होती है तो भारतीय जनता पार्टी का चाहे हिंदुत्व का एजेंडा हो, चाहे वेलफेयर लाभार्थी का एजेंडा हो, वो अगर उसको झटका लगता है तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को व्यापक चुनौती मिलती है। जी, उन सीटों के बारे में हम थोड़ा बता देते हैं अपने दर्शकों को भी, और उसके बाद आपसे उस पर एनालिसिस चाहूंगी। 61 सीटों की जिसमें हम बात कर रहे हैं, उसमें 22 पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, जिसमें खासकर आजमगढ़, जिस तरीके से आपने जिक्र किया है, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर के जिले आते हैं। लगभग 13 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, जिनमें सहारनपुर, मुरादाबाद और बिजनौर खास करके क्षेत्र आते हैं। अब जो है इस पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों की कुल मिलाकर बात करते हैं तो 35 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनावों में 27 सीटें जीती थी। तो ये आंकड़ा जो है ये एक बड़ा आंकड़ा है। इसे कैसे बीजेपी मैनेज करेगी? क्योंकि अगर हम 2017 की बात करते हैं प्रोफेसर साहब, तो उस टाइम कह सकते हैं कि हम मोदी लहर थी, हिंदुत्व की बात थी, विकास का एजेंडा था और जनता ने वो देखकर वोट किया था। और अगर हम बात करते हैं सीटों की, 312 सीटें आई, ठीक ठाक आंकड़ा था। लेकिन जब हम इसको देखते हैं 2022 के चुनावों में, 2022 के विधानसभा चुनावों में सीटें कम हो जाती हैं, हार का जो अंतर है वो कम हो जाता है एक तरीके से देखा जाए। तो इसे कैसे आप देखते हैं, बीजेपी कैसे मैनेज करेगी? हिंदुत्व का जो कार्ड 2017 में चला था, 22 में चला नहीं, लेकिन अब 27 में क्या होगा? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो 2022 में एक व्यापक चर्चा में है उत्तर प्रदेश में कि बड़ी संख्या में जो प्रमुख जो नौकरशाही के लोग थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, वो पहले ही जाके अखिलेश यादव को बधाई दे चुके हैं। और उनमें से कई आज भी महत्वपूर्ण
जो है स्थानों पे, पोजीशंस पे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में। तो एक चुनौती है, बड़ी चुनौती है। धीरे धीरे जो एक फटीग होता है, जो एक आप कहें एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार या कोई भी मुख्यमंत्री, पहली बार ऐसा हुआ कि दोबारा चुना गया। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो इतने जकड़नों में उलझी हुई है, जाति, धर्म, मजहब, वर्ग सभी मिले हुए हैं, और एक बड़ा भूभाग है। जो 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 पश्चिम उत्तर प्रदेश सोचता है वो जरूरी नहीं है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसको पूर्वांचल जहां मैं बैठा हुआ हूं, वो सोचता है, या जो बुंदेलखंड सोचता है वो अवध नहीं सोचता है, लखनऊ नहीं सोचता है। तो ऐसे में पूरे प्रदेश को एक धारे में अगर चुनावी रणनीति की तरफ से देखें, उसमें पिरोना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और भारतीय जनता पार्टी ये कर पाने में 2 बार सफल रही है जहां तक विधानसभा चुनाव है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये मानता हूं कि 2024 में जिस प्रकार से इतनी बड़ी चुनौती उनको मिली, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने एक तरीके से आप देखें तो सबसे बड़ी उस 2024 के चुनाव की जो जो एक नुकसान था भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश से उनको उठाना पड़ा। और ऐसी स्थिति में जब आप तीसरी बार सत्ता के लिए उत्तर प्रदेश में दावेदारी करने जा रहे हैं, अगर ये जातीय समीकरण फिर से कार्य किए तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान होगा तीसरी बार सत्ता हासिल करना। लेकिन 2-3 प्रमुख बातें हैं जो गलतियों से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीख लिया है और आगे भी लेंगे। पहला, कि आपको यह स्पष्ट करना होगा कि केंद्र और राज्य के बीच में जो नेतृत्व है उसमें कोई मतभेद नहीं है। दूसरा, कि आपको जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको जो टिकट बंटवारे में प्रमुखता देनी होगी। और तीसरा, जो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि आपको किसी भी प्रकार की जो चर्चाएं चलती हैं, जो आप कहें मिस इन्फॉर्मेशन, जो गॉसिप जो होते हैं, कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, इसको खारिज करना पड़ेगा जी। और मुझे लगता है अगर ये करने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई, क्योंकि अब वो मुद्दे नहीं है जो 2024 में थे, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आई, 400 सीटें आ गई तो वो आरक्षण खत्म कर देंगे, जो पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग के लिए करो या मरो की स्थिति वाला नारा था। तो वो आज मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत साफ तरीके से तमाम जो उनके निर्णय हैं उससे साफ कर दिया है कि हम कोई भी जो है आरक्षण से संबंधित छेड़खानी नहीं करने वाले हैं। तो ऐसे में ये विपक्ष के लिए भी चुनौती है। जी, आपने जो कुछ कहा है उससे एक चीज समझ में आती है कि चुनौती बीजेपी के लिए भी बड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से हमने बात की, हिंदुत्व का कार्ड नहीं चला, उसके बाद 2022 की बात कर ले, 24 की बात कर ले, 24 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, 22 के विधानसभा के चुनाव बात कर लेते, उन दोनों ही में बीजेपी को नुकसान हुआ था और कहा यह जा रहा था कि पीडीए कार्ड खेल करके जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की वोट बैंक में सेंध लगा ली। एक तो दूसरा इसमें यह भी है कि धर्म एक अलग चीज है, लेकिन हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो भी जातियों में अलग अलग बटे हुए हैं, तो वो हिंदू वोट को पोलराइज करना, अपने पक्ष में लेना एक चुनौती अलग बीजेपी के लिए है। और पीडीए के अंदर सेंध लगाना, जो कि समाजवादी पार्टी का एजेंडा है, उसमें भी सेंध लगाना अपने आप में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती कहा जाएगा। इसके बाद में आपसे ये भी आऊंगी कि जो एसआईआर वाला मसला था, एसआईआर वाला मसला भी काफी उछला था, उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन पहले इस पर आपसे टिप्पणी चाहूंगी। नहीं, देखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। एक बहुत पुराना जो है दोहा है कि भूखे भजन न होए गोपाला। जो पिछले बार 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण जो बात रही, वो था कि अब की बार 400 पार, और उसके साथ ही एक जुड़ा हुआ संदेश था कि अगर ये सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ आए, 2/3 बहुमत के साथ आए, तो ये आरक्षण खत्म कर देंगे, ये संविधान बदल देंगे। तो जो वो एक बड़ा तबका है, पिछड़ा वर्ग और
दलित वर्ग का, जो इन आरक्षण की वजह से जिन्होंने जो सामाजिक पायदान है उसकी सीढ़ियां चढ़ी, का लाभ उनको मिला, आज वो आर्थिक रूप से सशक्त है, उन्होंने खुलकर विरोध किया। और ये कारण था 2024 के हार का, जो पहला प्रमुख कारण था। और हिंदुत्व तभी कार्य करता है जब योजनाओं का लोगों का पेट भरता है, तभी वो धर्म के बारे में सोचते हैं, तभी एक जो है संप्रदाय के बारे में सोचते हैं। तो आपने जो एक आप कहें सामंजस्य बनाया था, संतुलन बनाया था कि जितनी भी लाभार्थी योजनाएं हैं उनका बिना किसी भेदभाव के, जो जातीय भेदभाव के, सांप्रदायिक भेदभाव के लोगों को लाभ मिलेगा, वो आप देने में सफल रहे। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा लाभ था, विपक्ष ये बताने में उनको आप कहें सफल रहा कि उनका सबसे बड़ा जो संविधान के द्वारा दिया गया लाभ वो आप छीन रहे हैं, और उसका नुकसान 2024 में हुआ भारतीय जनता पार्टी। तो लेकिन आज मुझे लगता है कि ऐसा कोई नैरेटिव नहीं है। ऐसे में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ सरकार की जो यूएसपी है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे जो है वो लाभार्थी वर्ग हो, वो आज भी कायम है। जी, अगर जो इस बार का जो आपने कहा है कि नैरेटिव जो आप कह रहे हैं, इस बार का जो नैरेटिव है, लोगों का यही कहना है कि इस बार का नैरेटिव सेट किया जाएगा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। इस बार जो नैरेटिव सेट किया जाएगा बीजेपी की तरफ से, वो सेट किया जाएगा घुसपैठियों को लेकर के। एसआईआर के मसले पर मैं आ रही थी। एसआईआर की अगर हम बात करते हैं तो जिन पूर्वी और पश्चिमी सीटों की हमने बात की है, 61 सीटों की, उनमें से जो है कुछ मुस्लिम बहुल इलाके भी हैं, उसमें आबादी मुसलमानों की बहुत ज्यादा है। और एसआईआर में 10 ऐसे मुस्लिम क्षेत्र भी हैं टॉप जो 10 में आते हैं, जिसमें से एक बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर भी कटे हैं। इसका क्या बेनिफिट मिलेगा या नहीं, अब मैं जो 10 के 10 नाम है फटाफट आपको बताना चाहूंगी। रामपुर पहले नंबर पर आता है, 50% से ज्यादा मुस्लिम यहाँ पर आबादी है और यहाँ पर 18% के आसपास वोटर लिस्ट से नाम हटे हैं। मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बलरामपुर, बरेली, मेरठ, बहराइच टॉप 10 इलाके हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर्स को भी हटाया गया है, वोटर लिस्ट में से नाम कटे हैं। क्या इसका बेनिफिट इन 61 सीटों पर मिलेगा क्या? नहीं, देखिए, एसआईआर का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि घुसपैठिए का वोट कटा, वो कितने प्रतिशत कटा अभी वो साफ नहीं किया चुनाव आयोग ने। लेकिन जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जो बोगस वोटर्स थे, जो आप कहें डुप्लीकेट वोटर्स थे, उनको एलिमिनेट कर दिया गया, उनको समाप्त कर दिया गया कि एक व्यक्ति का उत्तर प्रदेश में ही 4 वोट है, 4 जगहों पे। वो गाजियाबाद में भी वोटर है, वो जो है मुरादाबाद में भी वोटर है, वो अब किसी रामपुर के गांव में भी वोटर है। ये जो एलिमिनेशन हुआ है, इसका बड़ा फायदा। अच्छा, उसकी जगह पे अगर वो वोट नहीं देता था तो कोई न कोई वोट स्थानीय स्तर पे साठगांठ करके देता था, और इसका फायदा जो है दोनों तरफ से, अल्पसंख्यक समुदाय और बहुसंख्यक समुदाय दोनों तरफ से लिया जाता था। लेकिन जिस तरीके आपने चर्चा की, इनकी संख्या ज्यादा थी अल्पसंख्यक समुदाय, तो इसका भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। क्योंकि जो एक बड़ा वर्ग जो आप कह रहे हैं अल्पसंख्यक डोमिनेटेड जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो विधानसभा है, वहां पे अगर बोगस और डुप्लीकेट वोटर्स का एलिमिनेशन होता है तो इसका बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। सीएम योगी का जो अटल लक्ष्य है वो कैसे पूरा होगा, कैसे समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगेगी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर साहब बने हुए। प्रोफेसर साहब, आपसे सवाल ये है कि तमाम तुर्क के पत्ते इस्तेमाल किए गए हैं, हिंदुत्व के कार्ड पर बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है। इसके अलावा जितने भी अगर हम योजनाओं की बात करते हैं तो जैसे कि 2021 में कोरोना आया था, उसके दौरान भी जो है बहुत सारी केंद्र की, राज्य की योजनाएं आई थी। फ्री राशन बांटा गया, फ्री दवाइयां बांटी गई और मेडिकल किट बांटे गई, तमाम चीजें जो है सभी के लिए किया गया। लेकिन नतीजा उतना बेहतर नहीं मिला विधानसभा चुनाव 2022 में भी और लोकसभा चुनाव 2024 में भी। लेकिन अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि 2027 में क्या होगा, कौन सा तुर्क का इक्का अब बीजेपी निकालने वाली है। क्या यह माना जाए कि इस बार खुलकर बेहतर तरीके से आरएसएस का सपोर्ट
योगी जी को मिल रहा है उसका बेनिफिट होगा, या एक बात ये कही जा सकती है कि नई टीम की बात आ रही है, नई टीम जो है वो ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करेगी और सीएम योगी खुद जो है सभी को ये कह रहे हैं कि भाई आप इस बार जो टिकट मिलेगा, क्योंकि हम पिछले चुनाव की बात करते हैं तो कहा यह भी जा रहा था कि केंद्र से कॉन्फ्लिक्ट था, इसीलिए टिकट बंटवारे को लेकर के केंद्र और राज्य में सामंजस्य नहीं बन पाया था। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे में सर्वे भी होगा, पहले दूसरे चरण के सर्वे भी होंगे, रिपोर्ट कार्ड जिनका ठीक होगा टिकट उनको दिया जाएगा। ये तमाम फैक्टर्स कहां काउंट होते हैं 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए? देखिए, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 7 बार जीत हासिल की है। विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो जो मुद्दे हैं, जो एक समय गुजरात मॉडल हुआ करता था, आज वही यूपी मॉडल है, योगी मॉडल है कि हिंदुत्व के साथ साथ जो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में व्यापक विकास, जो शिक्षा और क्षेत्र के स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक बदलाव, तो ये सारी बातें जो एक बड़ा लाभार्थी वर्ग है, जो एक बड़ा ऐसा वर्ग जिसको बिना किसी भेदभाव के सरकारी योजनाओं का, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना। तो मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा मैंने पहले कहा, कि केंद्र और राज्य के नेतृत्व में सामंजस्य बैठा। जी प्रोफेसर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बहुत कम समय बचा है जब विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले हैं, और इसी को देखते हुए पंचायत चुनावों को थोड़ा टाल भी दिया गया है। हो सकता है कि विधानसभा चुनाव जब हो जाए उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पंचायत चुनाव हो और उसके बाद ही ये निर्णय लिया जाए। लेकिन अभी की अगर स्थिति हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत से समीकरण बदल चुके हैं, बहुत सी तस्वीर बदल चुकी है, और इस वक्त कमान जो है, कहा जा रहा है कि सीएम योगी के पास ज्यादा बेहतर और पुख्ता तरीके से है। और यहाँ पर जिस तरीके से प्रोफेसर साहब ने एक बात का जिक्र किया है, उनका कहना है कि पहले बात होती थी गुजरात मॉडल की, लेकिन अब बात होती है उत्तर प्रदेश मॉडल की। तो इसके क्या मायने हैं ये भी समझिए कि आज गुजरात मॉडल की कहीं पर बात नहीं होती है, आज होती है तो योगी मॉडल की बात होती है, आज अगर बात होती है तो बुलडोजर मॉडल की होती है, आज अगर बात होती है तो इस मॉडल की होती है कि उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसमें विकास भी उतना ही तेजी के साथ, उतना ही विशाल स्तर पर हो रहा है। चाहे एयरपोर्ट की बात करें, चाहे एक्सप्रेसवे की बात करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हैं। यहां पर प्रोफेसर साहब हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, आपने एक बात का जिक्र किया है कि पहले बात होती थी गुजरात मॉडल की, आज बात होती है उत्तर प्रदेश मॉडल की। इस सेंटेंस के, इस आपके वक्तव्य के मायने क्या है? कि गुजरात एक बहुत बड़ा छोटा राज्य था और गुजरात में इतनी बड़ी राजनीतिक चुनौतियां नहीं थी, लेकिन गुजरात ने जिस प्रकार से एक बड़ा व्यापारिक जो बिजनेस मॉडल दिया, और जो पूरे जो है प्रदेश में उसको, चाहे वो उनकी जो है पीपुल सेंट्रिक योजनाएं थी, तमाम रुकी हुई जो सरकारी योजनाएं थी, उनको जिस प्रकार से लागू किया। उत्तर प्रदेश एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण राज्य था इसकी दिशा में, क्योंकि वो क्षेत्रफल के हिसाब से आप देखें, जनसंख्या के हिसाब से देखें, वो एक बहुत ही जो है चुनौतीपूर्ण था। और जिस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में थी, जो 80 सीटें भेजता है लोकसभा में, जिसकी 403 जो है संख्या है विधानसभा की, तो ये बड़ी चुनौतियां थी। और भारतीय जनता पार्टी जहां करीब 3 दशक से सत्ता में नहीं थी, ऐसे में ऐसे राज्य में एक कानून का राज स्थापित करना, ऐसे राज्य में निवेश को अपनी तरफ आकर्षित करना, ऐसे राज्य में जो वित्तीय दृष्टि से देखें तो अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा पे था, वहां पे सिर्फ जो वित्तीय अनुशासन स्थापित करने के साथ ही वहां पे आप अपने राजस्व, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बनाना। तो इतने बड़े राज्य में, जो पहले बीमारू राज्य की श्रेणी में था, गुजरात कभी बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं रहा,
तो ऐसे में जब जो बीमारू राज्य था उसको आज उत्तर प्रदेश को देश में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था या दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की स्थिति में लाना, ये अपने आप में सिर्फ चुनौतीपूर्ण ही नहीं था। मुझे लगता है कि बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, नहीं तो अपने आप में ये एक शोध का विषय है। तो एक इतना बड़ा भूभाग, इतनी बड़ी जनसंख्या, जिसमें कई यूरोप के राज्य हैं जो आर्थिक रूप से एकदम से खस्ता हाल जिसकी स्थिति थी, उसको तीसरी या दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था लाके बना देना, उसको जो है रेवेन्यू सरप्लस स्टेट लाके बना देना, वहां पे करीब 1000 किलोमीटर से ज्यादा एक्सप्रेसवे बना देना, वहां पे करीब जो है 6 से 7 जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बना देना, वहां पे हर 17-18 जो मेडिकल कॉलेज स्थापित कर देना और सभी राज्यों में सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का। मुझे नहीं लगता है कि अगर आप, ऐसा नहीं है कि मैं कोई अतिशयोक्ति की बात कर रहा हूं, ये सारे आंकड़े हैं और ये सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको कोई भी जाके अपनी आंखों से देख सकता है, अगर उसकी दृष्टि में कोई जो है वैचारिक अवरोध नहीं है, तो कोई आइडियोलॉजिकल कंपल्शन नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है योगी आदित्यनाथ की, भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की भी उपलब्धि है, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से फ्री हैंड दिया है मुख्यमंत्री को कि आप किस प्रकार से कानून व्यवस्था स्थापित करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि अगर जो 2024 में कुछ गलतियां हुई थी और वो गलतियां अगर दोहराई ना जाए, जो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति से उसको लेना देना, उसको आम जनता से या विपक्षी दलों से कोई लेना देना नहीं, अगर वो गलतियां नहीं दोहराई जाए तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीतना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी। नहीं, आप जिस तरीके से अंदरूनी सामंजस्य की कमी की बात कर रहे हैं या अंदरूनी कलह की बात कर रहे हैं, उसका खामियाजा तो पूरे देश में कांग्रेस उठा रही है। ऐसे में बीजेपी को तो उससे लेसन लेने की जरूरत है कि भाई एकजुट होकर चलना है, अगर सरकार बनेगी तो भाई सभी का उसमें योगदान भी रहेगा और सभी के लिए ठीक भी होगा। तो इस तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा क्या हो सकता है कि एक पार्टी अर्श से फर्श पर आ गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो मैं कह रहा हूं कि वो कांग्रेस जैसी समस्या नहीं है। आज एक बड़ा सशक्त जो है केंद्रीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मोदी अमित शाह की जोड़ी ही सब कुछ तय करती है। वहीं दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और जो तीसरा पक्ष है योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर मुझे लगता है कि अगर ये तीनों बैठ के चुनाव लड़ते हैं तो कोई चुनौती नहीं है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में। जी, समाजवादी पार्टी क्या इस बार चुनौती दे सकती है जैसे पिछली बार दी है? हाँ, देखिए, उनकी पूरी कोशिश होगी। इसीलिए मैंने पहले भी पूजा जी आपके शो में कहा था कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ लड़ती है तो वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, ऐसा समीकरण है, सामाजिक समीकरण की बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकता है जी, और देने में सक्षम है। जी, जी, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो उनका अपना एजेंडा है, जो चुनावी रणनीति है, जो अपना एजेंडा है, वो पूरी सामंजस्य के साथ उन्होंने आम जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किया, तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब ये हार होगी या इतनी बड़ी चुनौती होगी जो 2024 में लोकसभा में मिली। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब इस पूरी चर्चा के लिए, बातचीत के लिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखना होगा कि आगे ये चुनावी मोड़ किस तरीके से आगे मोड़ लेता है, कैसे आगे बढ़ता है। और फिलहाल इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी जारी। आप देखते रहिए MH1 न्यूज।